बिहार इस वक्त चुनावी मोड में जा चुका है। एनडीए कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी और महागठबंधन का दावा है कि भाई इस बार कुछ भी हो जाए, बिहार की गद्दी हम ही संभालेंगे। लेकिन इस खेल में एक नए प्लेयर की री एंट्री हो गई है। मेरे ख्याल से नाम बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया को देखने के बाद तो यही लगता है कि तीसरे प्लेयर की जो एंट्री हुई है उसके जीतने भर से ही बिहार सुधर जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें हवाबाजी लग रही है। शुरू में तो सभी नेता ऐसे ही बोलते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल्स, रोजगार वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में सब फुस हो जाते हैं। ऐसे ही दावे करने वाले प्रशांत किशोर 2 साल की लंबी पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी बनाते हैं और अगले ही महीने बाई इलेक्शन में कैंडिडेट को उतारते हैं। लेकिन वोट सिर्फ 10% और उम्मीदवार तीसरे चौथे नंबर पर लुढ़क जाते हैं। खैर, बाई इलेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो इस चुनावी बैटल में वो कितना सफल हो पाएंगे या वोट कटवा बनकर ही रह जाएंगे? अगर वोट भी काटते हैं तो किस जाति और पार्टी के वोटरों में डेंट लगाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इससे पहले यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि आपको पहले प्रशांत किशोर चैप्टर 1 में मैं बता चुका हूं कि एक फॉरेन में अच्छा खासा जॉब करने वाला लड़का कैसे देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। अब दर्शकों की डिमांड पर हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आखिर पार्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी कहानी को सबसे पहले विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल तारीख थी 2 अक्टूबर और साल था 2022 का। जन स्वराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बिहार में एक लंबी पदयात्रा शुरू की। ये यात्रा वेस्ट चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई, वही जगह जहां 1917 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन किया था, जिसे आप और हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। भीतिहरवा से शुरुआत का मकसद साफ था, गांधी जी के रास्ते पर चलकर एक नई राजनीतिक पहल शुरू करना। प्रशांत किशोर का मेन सवाल यही था कि साहब बिहार बाकी राज्यों से इतना पीछे क्यों रह गया। इसका जवाब वो गांव-गांव जाकर जनता से बातचीत करके निकालना चाहते थे और फिर उसी फीडबैक के चलते एक डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट बनाकर एक नई पार्टी खड़ी करने का प्लान था। पदयात्रा के दौरान पीके लगातार लोगों से कह भी रहे थे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाइए, नेताओं के झांसे में बिल्कुल भी मत आइए, सोच समझकर वोट दीजिए। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो आप भी इसमें भागीदार बनिए। इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने अपनी पद यात्रा खत्म की और उसी दिन जन स्वराज पार्टी लॉन्च कर दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा, जो लोग बिहार को प्रोग्रेसिव और विकसित देखना चाहते हैं वो जन स्वराज के साथ जुड़ जाएं। लेकिन अब असली सवाल ये है कि पार्टी तो बन गई, पर चुनाव में जनता का सपोर्ट कितना मिलेगा? जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में जो भी बड़ी पार्टियां बनी हैं या पावर में आई हैं, उनका बेस आंदोलन रहा है। इसके कई एग्जांपल्स हैं। कांग्रेस, जो आजादी की लड़ाई से निकली, बीजेपी, जिसकी शुरुआत जनसंघ से हुई और जिसने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन भी किया, लालू, नीतीश जैसे दर्जनों नेता जेपी आंदोलन से निकले हैं, और आखिर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी का, जो अन्ना आंदोलन के बाद बनी और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। लेकिन जन स्वराज ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। कहीं ना कहीं एक ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि जब बिहार में पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पार्टी उसमें जरूर शामिल हुई थी, लेकिन वो आंदोलन इतना बड़ा भी नहीं था कि पूरे राज्य में कोई तूफान मचा दे। अगर देखा जाए तो पीके के पास एक स्ट्रॉन्ग मौका था बिहार का पलायन, गरीबी और हॉस्पिटल्स की बेहाल सिस्टम को लेकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़क पर लाते, एक पब्लिक वेव क्रिएट करते। खैर, इसके पीछे पीके तर्क देते हैं कि आंदोलन से जितनी भी पार्टियां बनी है उन्होंने कोई बहुत बड़े चेंज नहीं किए, इसलिए उन्होंने आंदोलन की जगह पद यात्रा का रास्ता चुना। अब जैसे कि आपको पता ही है कि बाय इलेक्शन में पीके को टोटल सिर्फ 10% वोट मिले थे। अब ऐसे में जो बाकी पार्टियां पहले से ही मजबूत बेस बनाकर बैठी हैं, उनके सामने प्रशांत किशोर कैसे टक्कर लेंगे, यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब बात करते हैं आरजेडी की। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 18.8% वोट मिले थे और सीटों के लिहाज से वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं जेडीयू को 17.3% वोट मिले। तब लालू और नीतीश ने मिलकर महागठबंधन बनाया था। उधर बीजेपी को उस चुनाव में सबसे ज्यादा 25% वोट मिले, लेकिन सीटें सिर्फ 53 ही जीत पाई। कांग्रेस को 6.8 और जनशक्ति पार्टी को 5%। वहीं 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ थे, लेकिन चिराग पासवान की एलजेपी अकेले चुनाव लड़ी। इसका फायदा आरजेडी को मिला। वोट शेयर बढ़कर 23.11% हो गया और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई।
आरजेडी ने इस बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो 2015 से 44 ज्यादा थी। उधर जेडीयू की हालत बिगड़ गई। वोट शेयर गिरकर 15.39% और पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई, यानी मुख्यमंत्री की पार्टी टॉप 2 से भी बाहर। तर्क दिया गया साहब कि चिराग ने नीतीश का वोट काट लिया था। नीतीश बीजेपी की चाल समझ नहीं पाए, बीजेपी भी फिसली, 25% से गिरकर 19.46% वोट शेयर पर आ गई। अगर गठबंधन की बात करूं तो एनडीए को 37.26% और महागठबंधन को 37.23% वोट मिले। सिर्फ 0.3% से तेजस्वी सरकार नहीं बना पाई। यानी 2015 हो या 2020, आरजेडी नीतीश के साथ हो या बिना, दोनों बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो जन स्वराज की हो रही थी, फिर बाकी पार्टीज का जिक्र क्यों? क्योंकि ये सारे डेटा आगे जाके इसी टॉपिक से इंटरसेक्ट करेंगे। तब समझ में आ जाएगा कि जन स्वराज कहां स्टैंड करता है। लेकिन इसके लिए हमें जातीय समीकरण को समझना होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव हो और जाति की बात ना हो तो ये ऐसा लगेगा कि दिल्ली घूमने गए और लाल किला देखे बिना ही चले गए। तो कुल जमा बात यह है साहब कि बिहार की सभी पार्टियों के पास अलग अलग जातियों का अपना अपना वोट बैंक है। तो पीके इससे कैसे निपटेंगे? दरअसल जैसे ही प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई, ऑपोजिशन ने उनकी कास्ट को लेकर अटैक्स करने शुरू कर दिए। जेडीयू के स्पोक्स पर्सन नीरज कुमार ने ताना मारते हुए कहा, अपना जतिया काहे नहीं बता रहे हैं? जतिया प्रशांत कुमार पांडे है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए छुपा रहे हैं। पीके एक्चुअली ब्राह्मण हैं, जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3 से 4% है। पूरा अपर कास्ट मिला लो तो अराउंड 15% होता है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार और एक ओबीसी में बनिया भी आता है। ये ग्रुप मोस्टली बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं, जबकि कांग्रेस के पास कुछ अपर कास्ट और थोड़ा बहुत मुस्लिम्स का सपोर्ट भी है। लव कुश यानी कुशवाहा और कुर्मी कास्ट पर नीतीश कुमार की स्ट्रॉन्ग पकड़ है, इसलिए सबसे बड़ी इसी बेस पे वो 20 साल से अलायंस गवर्नमेंट चला भी रहे हैं। आरजेडी का एमवाई फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव कॉम्बो काफी स्ट्रॉन्ग है साहब। तेजस्वी अब कुशवाहा वोट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पासवान वोट चिराग के साथ है, मांझी वोट जीतन राम मांझी के साथ है और साहनी कम्युनिटी के लिए मुकेश साहनी की पार्टी है ही। तो जब आप ये सारे कास्ट इक्वेशंस को देखते हो तो क्लियरली दिखाई पड़ता है कि पीके के लिए फाइट इजी नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता एक तो अभी कास्टिसिज्म में फंसी हुई है और दूसरा एक बड़ी आबादी अशिक्षित भी है, इसलिए अचानक से उनका मन परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में केजरीवाल की नई पार्टी अचानक से इसलिए सक्सेस हो गई थी क्योंकि यहां जनता को एजुकेशन, हॉस्पिटल, बिजली पानी चाहिए था। लेकिन बिहार की जनता अभी इस मूड में नहीं दिख रही है, तो इसमें प्रशांत किशोर को समय लगेगा। बिहार चुनाव को करीब से देखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट राजीव रंजन के मुताबिक किसी भी राज्य में चुनाव आमतौर पर बाइपोलर होता है। बिहार में भी पिछले 3 दशकों से मुकाबला एनडीए और आरजेडी अलायंस के बीच ही होता है। ऐसे में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला उभरता नहीं दिख रहा है, इसलिए आज से साहब प्रशांत किशोर के लिए चुनाव में डबल डिजिट में सीटें जीतना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उनका इलेक्शन फील्ड में होना पूरा इक्वेशन चेंज कर सकता है और इसका डायरेक्ट फायदा एनडीए को भी हो सकता है। चलिए सभी आपको समझाता हूं कि कैसे। दरअसल बाय इलेक्शन में यही हुआ था। रामगढ़ सीट जो आरजेडी की परंपरागत मानी जाती थी, वही बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने सिर्फ 1300 वोट से जीती। आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई। तीसरी सीट जो 2020 में महागठबंधन के पास थी, वहां बीजेपी के विशाल प्रशांत ने 11,000 वोट से जीत दर्ज की थी। यहां भी जेएसपी को 5,622 वोट मिले, जिसमें सबसे ज्यादा आरजेडी के ही थे। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत हासिल की। आरजेडी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन जेएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले, यानी यादव मुस्लिम वोट में सीधी सेंध लगी और फायदा गया नीतीश कुमार को। इमामगंज जो रिजर्व सीट है, वहां जीतन राम मांझी की बहू दीपिका कुमारी मैदान में थी। आरजेडी के रोशन कुमार हार गए। मार्जिन सिर्फ 6,000 वोट का था। जेएसपी के जितेंद्र कुमार को 37,103 वोट मिले, तीसरे नंबर पर वो रहे। तो साफ दिख रहा है साहब कि जहां जहां जेएसपी चुनाव लड़ती है, वहां आरजेडी को नुकसान और एनडीए को फायदा होता है। जैसे कि हमने पीछे बताया था, जब पीके की लास्ट चुनाव में एंट्री नहीं हुई थी तो आरजेडी 0.03% वोट के मार्जिन से सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन जब पीके की बाई इलेक्शन में एंट्री होती है तो उन्हें सीधे 10% वोट मिलता है और डेटा कहता है कि इसमें से करीब 7% वोट आरजेडी के हिस्से से कटते हैं, यानी आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल दिखा भी पाएगी या वोट कटवा बनकर ही रह जाएगी? अगर आपको ये चैप्टर 2 पसंद आया है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चैप्टर 3 भी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में
जरूर बताइएगा।